हंसी की मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र ठीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, अभी एक बढ़िया वीडियो बना दिया था पर वो पता नहीं किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आज हम बात करते हैं अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई की। किसकी बात करते हैं? अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई की बात करते हैं कि क्या आएगी। क्लियर? तो अब इसको ढंग से समझिएगा। लेट तो हो गए अपन आज, लेकिन क्या करें, बनाया तो पूरा ही था बट कोई रीजन से या तो इसका बटन दब गया और वहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब तो स्टार्ट है। अभिक्रिया के वेग नियम की इकाई की हम बात करें तो अभिक्रिया के वेग नियम की इकाई में मान लिया हमने, माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, और निम्न प्रकार है तो हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया ए प्लस बी बी इज इक्वल टू उत्पाद। क्लियर? इक्वल टू उत्पाद। अब यहाँ इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे, वेग बराबर क्या आएगा? के इंटू ए की घात एक्स इंटू बी की घात वाई। ओके? यहाँ वेग की इकाई क्या है? वेग की इकाई होती है सांद्रता बट्टे समय। क्लियर? और के की इकाई हमें ज्ञात करनी है। ए क्या है? ए की सांद्रता है, तो है तो सांद्रता ना भाई, तो ए है ए की सांद्रता, सांद्रता की घात एक्स, और बी भी क्या है? बी की सांद्रता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? सांद्रता की घात वाई। क्लियर? तो यहाँ पे सांद्रता बट्टे समय बराबर, यहाँ पे एक के आ गया और एक आज के सांद्रता की घात एक्स प्लस वाई जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई? सांद्रता की घात एक्स प्लस वाई। क्लियर? क्लियर है भाई? अब यहाँ पे इसको नीचे ले जाए अपन, के रखेंगे तो के बराबर क्या होगा? के बराबर होगा सांद्रता बट्टे समय इंटू सांद्रता की घात एक्स प्लस वाई, और इस एक्स प्लस वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो के बराबर आ गया सांद्रता, ऊपर भी सांद्रता है तो सांद्रता की घात एक है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स प्लस वाई। ओके? और इंटू समय, ऊपर जाएगा समय तो इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर? अब सांद्रता होती है किसमें? मोल प्रति लीटर में, तो मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और समय होता है सेकंड इनवर्स। समय को आप सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, प्रति दिन और वर्ष में आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो उसके हिसाब से आप समय को यूज करें। क्लियर? लिखेंगे आप वहां पर। तो यहाँ ये आ गया आपके वेग नियतांक की इकाई के बराबर क्या है? के बराबर हो गया मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है वो बराबर एन होता है, और एन का मतलब इसे कहते हैं हम अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ एन रख दें एक्स प्लस वाई का मान, तो के का मान क्या हो गया? के का मान हो गया मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया के का मान? मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। कोई के कंफ्यूज है तो आप बताइए। क्लियर? ये है वेग नियतांक की इकाई का सूत्र। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखें भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया के लिए कैसे निकालेंगे वेग नियतांक की इकाई, कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। फाइनल सूत्र आ गया के बराबर मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन या 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स। तो समय जिसमें भी दे रखा हो आपको, सेकंड में तो सेकंड इनवर्स आएगा, मिनट में तो मिनट इनवर्स आएगा, घंटे में तो घंटे इनवर्स आएगा, वर्ष में है तो वर्ष इनवर्स आएगा।
और दिन में है तो दिन इनवर्स आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें कि भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया के लिए कैसे निकालेंगे वेग नियतांक की इकाई, वो देखिएगा। तो यहाँ पे अपन आते हैं, पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो n का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा भाई? n का मान 0 होगा। अब यहाँ पर आप इस सूत्र में n का मान 0 रखिए। n का मान 0 रखेंगे तो k बराबर मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू समय सेकेंड इनवर्स में रख दिया मैंने। तो यहाँ k की इकाई क्या आ गई? k की इकाई हो गई मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। क्लियर? अब मान लो यही कह देता कि सर अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें अपन, तो यू नो डैट कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आती है उसके लिए n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और n का मान 1 हो गया तो k बराबर हो गया मोल प्रति लीटर की घात 1 - n। n का मान कितना? 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 1 - 1 0 हो गया, किसी का 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या रहेगी इसकी इकाई? ओनली सेकेंड इनवर्स। क्या रहेगा इसकी? केवल सेकेंड इनवर्स इकाई रहेगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? और देखें अपन, मान लो सेकंड ऑर्डर होती है अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की होती या तृतीय कोटि की होती, तो हम कैसे निकालते उसके वेग नियतांक की इकाई का मान? तो आप यहाँ देखिएगा, उसने कह दिया कि सर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो हम यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो कैसे आएगी वो देखिएगा। n का मान कितना है द्वितीय कोटि के लिए? 2 है, और 2 है तो k बराबर क्या आ गया? मोल प्रति लीटर की घात 1 - 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ -1 बचेगी तो k की इकाई क्या आएगी? मोल की पावर -1 आएगी। तो मोल इनवर्स हो गया, लीटर की -1 है, ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये इकाई है आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन बात करें चौथा, मान लो तृतीय कोटि दे दे, तो जो भी कोटि दे दे ना वो रख दो बस तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो n का मान है वो कितना है? 3 है। यहाँ n का मान 3 रख दो तो k बराबर कितना आ गया? मोल प्रति लीटर की घात 1 - 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 बचेगा। -2 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल की पावर तो -2 है, लीटर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर, और पीछे सेकेंड इनवर्स है ही है। तो आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? क्या है भाई? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। ओके? क्लियर है ना भाई वेग नियतांक की इकाई? तो अब हम बात करते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो जितनी मेहनत, अब आप देखिएगा यहाँ पर छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है आप सुनिएगा, और मैं जो बोल रहा हूं उसको आप परिभाषा के रूप में लिखिएगा। हमने कहा छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनकी वास्तविक कोटि और सैद्धांतिक कोटि के मान भिन्न भिन्न होते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने क्या कहा? वे अभिक्रियाएं जिनकी वास्तविक कोटि और सैद्धांतिक कोटियों के मान भिन्न भिन्न होते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
और यदि इन अभिक्रियाओं की कोटि वास्तविक कोटि एक है तो इन्हें हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर? तो छद्म कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनकी वास्तविक व सैद्धांतिक कोटियों के मान भिन्न भिन्न होते हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जब इन अभिक्रियाओं की वास्तविक कोटि एक है तो इन्हें हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्लियर? अब हम हमारे सिलेबस में जो है वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। क्लियर? आप उनके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। उदाहरण में क्या है? अपन ने ले लिया उदाहरण नंबर 1, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। क्या ले लिया आपने? एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। तो एस्टर का जब अम्लीय जल अपघटन लेंगे आप, ठीक है, तो एस्टर का जब अम्लीय जल अपघटन लेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखिएगा एस्टर CH3COO-C2H5, ये हो गया एस्टर। यहाँ अपन ने जल ले लिया और इसका अम्लीय जल अपघटन कराया, मतलब अम्लीय माध्यम ले लिया H+। क्या बनेगा ये बनेगा CH3COOH+C2H5OH। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ऑर्गेनिक में जब आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आप, इसके दोनों वेग लिखेंगे अपन, सैद्धांतिक और वास्तविक। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पहले सैद्धांतिक की, तो अभिक्रिया का सैद्धांतिक वेग कितना आएगा आप यहाँ देखिएगा। सैद्धांतिक में हमें क्या दिख रहा है? K इंटू क्या क्या दिख रहा है? क्रियाकारक CH3COO-C2H5 और H2O दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ इसकी कोटि क्या आ रही है? एक घात इसकी है और एक घात इसकी है। तो अभिक्रिया की जो सैद्धांतिक कोटि है, अभिक्रिया की सैद्धांतिक कोटि जो है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर आप देखना चाहेंगे वास्तविक कोटि, तो यहाँ पर हम अभिक्रिया का वास्तविक वेग लिखते हैं। अभिक्रिया का वास्तविक वेग, तो बेटा जी हो, यहाँ जो जल होता है अम्लीय जल अपघटन में वो आधिक्य में होता है। और हमेशा ध्यान रखना, जिस अभिक्रिया में कोई भी क्रिया कारक आधिक्य में लिया जाता है उस अभिक्रिया का वेग उस क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या बोला मैंने? जब किसी अभिक्रिया में किसी क्रिया कारक को आधिक्य में लिया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग उस क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मतलब अभिक्रिया की कोटि उस क्रिया कारक के संदर्भ में शून्य होगी, उस क्रिया कारक के संदर्भ में। जल आधिक्य में तो जल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे जो वास्तविक वेग आएगा वो आएगा K' इंटू CH3COO-C2H5। क्लियर? तो यहाँ जो K' है वो यहाँ K' जो है वो क्या आता है आपके? K इंटू H2O है। क्लियर? और K इंटू H2O क्यों? H2O आधिक्य में है, आधिक्य में तो ये भी एक स्थिरांक हो गया। तो K इंटू H2O दोनों स्थिरांक है तो उसको एक नया स्थिरांक मान लिया K'। क्लियर? और यहाँ पर अगर अपन देखें अब अभिक्रिया की वास्तविक कोटि कितनी आएगी? अभिक्रिया की वास्तविक कोटि कितनी आएगी? केवल एक ही आ रही है तो ये आएगी 1। कितनी आएगी? ये 1 आएगी। तो इसे कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप यहाँ देखो, वास्तविक कोटि 1 है और सैद्धांतिक कोटि 2 है। तो दोनों कोटियों के मान अलग अलग है ना, सैद्धांतिक का मान 2 है और वास्तविक का मान 1 है। तो जब किसी अभिक्रिया की सैद्धांतिक कोटि और वास्तविक कोटि दोनों अलग अलग होती हैं तो उसे कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। और छद्म कोटि में वास्तविक कोटि कितनी? 1। तो किसका उदाहरण है? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। क्या लेते हैं भाई? शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। क्लियर? एग्जाम्पल सेकंड, क्या नाम है इसका? शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसका एक और नाम है शर्करा का प्रतिपन। प्रतिपन।
ओके, तो ये शर्करा ले लिया आपने C12H22O11, इसे हम कहते हैं सुक्रोज। इसका अम्लीय जल अपघटन कराया H2O, और यहाँ पर हमने ले लिया H+। जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो ये देता है समतुल्य मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सम मोलर मात्रा हो गई इनकी, मतलब जितना मोल ग्लूकोज का आएगा उतना ही मोल फ्रक्टोज का आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा अम्लीय माध्यम है तो जल आधिक्य में है, और मैंने आपको बताया था जो क्रियाकारक आधिक्य में होगा अभिक्रिया का वेग उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। एनी कंफ्यूजन? तो यहाँ पर आप देखिएगा अभिक्रिया का अपन सैद्धांतिक वेग लिखें पहले, तो अभिक्रिया का सैद्धांतिक वेग बराबर कितना होगा, K इंटू C12H22O11 इंटू H2O। ओके, तो यहाँ जो अभिक्रिया की सैद्धांतिक कोटि आएगी, अभिक्रिया की सैद्धांतिक कोटि जो आएगी 1 और 1 2 हो गई। क्लियर? अब अगर मैं अभिक्रिया का वास्तविक वेग निकालूं, अभिक्रिया का वास्तविक वेग, तो भाई साहब इस अभिक्रिया में जो जल है वो आधिक्य में है, और जब जल आधिक्य में तो इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये आएगा K डैश और C12H22O11। क्लियर? और यहाँ जो K डैश है उसका मान है K इंटू H2O, क्योंकि जल आधिक्य में तो वो स्थिरांक हो गया। तो यहाँ जो अभिक्रिया की वास्तविक कोटि आएगी, अभिक्रिया की वास्तविक कोटि जो आएगी वो कितनी आएगी, ओनली 1 आएगी। तो अभिक्रिया की वास्तविक कोटि 1 है और सैद्धांतिक कोटि 2 है, तो इस अभिक्रिया के लिए दोनों कोटियों का मान भिन्न भिन्न है, सैद्धांतिक का भी और वास्तविक का भी। तो ये कहलाएगी आपके छदम कोटि की अभिक्रिया। अब चूंकि यहाँ पर इस छदम कोटि में वास्तविक कोटि 1 है, तो ये कहलाएगी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाएगी ये? छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोई प्रॉब्लम? अब वो शब्द लिखा हुआ है शर्करा का प्रतीपन। क्या लिखा हुआ है? शर्करा का प्रतीपन लिखा हुआ है, तो उसको समझिएगा वो क्या है। तो वहां देखिए ये जो क्वेश्चन है कि शर्करा का प्रतीपन किसे कहते हैं, शर्करा का प्रतीपन किसे कहते हैं या प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर में आता है, एक तो रासायनिक बलगतिकी में आएगा, एक आपके त्रिविम रसायन में आएगा, और एक आपके जैव अणु नाम के चैप्टर में आएगा। तो क्या है, तो जब हम सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण देता है, मतलब समान मात्रा में जितना मोल ग्लूकोज का बनेगा उतना ही मोल फ्रक्टोज का बनेगा। क्लियर? अब यहाँ जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, और यहाँ बनने वाला उत्पाद में ग्लूकोज तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, और फ्रक्टोज जो है वो वाम ध्रुवण घूर्णक है। क्या है भाई फ्रक्टोज? वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो एक दक्षिण है एक वाम है, लेकिन जो ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कौन होता है वो प्लस का 52.4 डिग्री लगभग में होता है, और यहाँ पर माइनस का 92.4 डिग्री लगभग में होता है। तो यहाँ इसका तो प्लस 52.4 है, इसका माइनस 92.4 है, दोनों के मोल बराबर हैं, तो परिणामी जो मिश्रण आएगा उसमें माइनस का ही बचेगा ना भाई, क्योंकि ये ज़्यादा है। ये तो दक्षिण दिशा में तो घुमाएगा किसको, कितनी पे, 52 डिग्री पर, 52.4 पर, और ये वापस इसको लाएगा तो यहाँ कितने तक लाएगा, 92.4 पर। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही आएगा ना ये, तो ये नेगेटिव में आएगा तो ये मिश्रण कहलाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक। तो बस यही करना था। यहाँ क्रियाकारक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है
और प्राप्त जो उत्पाद का मिश्रण है वो वाम ध्रुवण गुणक है, तो इसे कहते हैं हम शर्करा का प्रतिपन, क्योंकि यहाँ पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो दिशा है वो उल्टी हो गई, तो उसे हम कहते हैं वाम, क्या कहते हैं, शर्करा का प्रतिपन। और यहाँ जो ये शर्करा का मिक्सचर प्राप्त हुआ इसे कहते हैं प्रतीप शर्करा। क्या कहते हैं, प्रतीप शर्करा। तो इसे शर्करा का प्रतिपन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कारक दक्षिण ध्रुवण गुणक है, जबकि उत्पाद जो बन रहा है मिश्रण वो परिणामी रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, मतलब वो वाम ध्रुवण गुणक है। तो घूर्णन उल्टा हो गया ना भाई, तो इसे कहते हैं प्रतिपन, तो ये कहलाएगा शर्करा का प्रतिपन। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? थैंक यू, गुड नाइट, सब बात है।